नमस्कार, मैं एनपी साहू, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तालबेहट, अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन। आज हम लोग पाठ्य चर्चा सैद्धांतिक पाठ्य चर्चा के अंतर्गत ट्रांसफार्मर के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। आज का जो विषय सूची है कि ट्रांसफार्मर के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या जानना है, ठीक है। इसमें आपका जो विषय सूची है, जो कंटेंट है, वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का परिचय। फिर आपका ये दूसरा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। फिर आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके परिचय के बारे में। ट्रू ट्रांसफार्मर एक स्थिर विद्युत मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आती है, जिसकी आवृत्ति समान रहती है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है या स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए, यहाँ पे लिखा है ना, जिसकी आवृत्ति समान रहती है, बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम आता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये आपका ये यहाँ पे जैसा प्राइमरी वाइंडिंग दिया है, इधर प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, इधर ये सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। ये तो इसका परिचय। और इसके अलावा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर आप सभी लोगों ने देखा है, ट्रांसफार्मर गांव में होता है, शहरों में होता है। तो ट्रांसफार्मर ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम जनरेटिंग स्टेशन से अल्टरनेटिंग करंट को सब स्टेशन तक लाते हैं, फिर सब स्टेशन से गांव तक उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट करते तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो जाता है, और जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग सब स्टेशन तक लाते हैं तो वो ट्रांसमिशन लाइन कहलाती, तो वो पावर ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो और ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग को बताएं कि ट्रांसफार्मर जो है तो सबसे हाई एफिशिएंसी वाली मशीन होती है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। और जो अन्य मशीनें हैं हमारी, उसमें घूमने वाले भाग होते हैं, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया। तो इनमें सब क्या है, घूमने वाले भाग होने की वजह से इसमें फ्रिक्शन होता है और कहीं जमिंग होगा, तो उस वजह से क्या है कि इसमें लॉसेस ज्यादा होती है। लेकिन ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। केवल इसमें एक मूविंग पार्ट होता है, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें नीचे ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरी जगह हमको ले जाने के लिए उसमें व्हील लगा होता है, तो वो न के बराबर है, तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। इस वजह से क्या है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसकी दक्षता 90% से लेके 98-99% तक होती है। अब आइए चलते हैं हम लोग कि ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, ठीक है, या इसको हम वर्किंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो हर एक मशीन का एक सिद्धांत होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर जो है तो आपका एक स्टैटिक मशीन हमने आपको बता ही चुका है, और ये जो है तो
अल्टरनेटिंग करंट को, वोल्टेज को समान फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर करने का काम आती है। अर्थात ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती विद्युत सप्लाई को हाई वोल्टेज की निर्बल धारा में, अथवा हाई वोल्टेज की जो करंट है उसको लो वोल्टेज वाली हाई विद्युत करंट में दी हुई आवृत्ति के समान आवृत्ति पर स्थानांतरित करता है। ये तो कोई ट्रांसफार्मर जो है तो इसमें ट्रांसफार्मर जो है तो आपका दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो ज्यादातर ट्रांसफार्मर हमारे म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत से कार्य करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण। और एक होता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। तो अन्योन्य प्रेरण के लिए क्या होता है कि इसमें दो वाइंडिंग की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और इधर आपका ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम एनपी, ठीक है, प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, इसको एनएस से दर्शाते हैं, इसको एनपी से दर्शाते हैं। तो जो दो वाइंडिंग होती है, और ये आपका जो दिखाया जा रहा है ये रेड कलर से, ये आपके वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। और ये जो आपका जो स्लेटी कलर का दिख रहा है चारों तरफ से, ये आपका ये ट्रांसफार्मर का कोर दिखाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर की कोर जो है तो आपका पतली पतली जो सीट्स होती हैं, ये सीट्स आपका CRGO, ठीक है। ये सिलिकॉन जो स्टील होती है उसमें हम लोग सिलिकॉन की मात्रा मिला देते हैं। तो उससे क्या है, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाता है, और जो लॉसेस हैं, एडी करंट लॉस है या हिस्टेरिसिस लॉस है, ये सब क्या है उसमें मिनिमाइज हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। क्योंकि हमको ट्रांसफार्मर तभी हमारा आउटपुट ज्यादा देगा, ठीक है, जब हम इसमें लॉसेस कम करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो जो करंट हमारा प्राइमरी साइड चलेगा वो हमका प्राइमरी करंट कहलाएगा, और जो प्राइमरी में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको हम लोग प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, या इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। और इसको हम लोग, इसके बाद आप आ जाइए इधर सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे नीले कलर से आपको दिखाया गया ये वाइंडिंग, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। इधर ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड होता है, ठीक है, जिधर हमको सेकेंडरी वोल्टेज होता है, प्राप्त होता है, या हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये आपका आउटपुट साइड होता है, ठीक। तो आउटपुट साइड में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को लोड देते हैं, ठीक है। लोड आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गांव की पूरी लाइटिंग लोड होता है, पावर होता है, चक्की होता है, फिर सभी के घरों में सब स्टेशन से विद्युत आपके घरों तक, कंज्यूमर उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो आप लोग लोड के रूप में बल्ब जलाते हैं, कूलर चलता है, पंखे चलते हैं, तमाम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आप लोग को ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है समझ में आ गया। तो मेन पॉइंट आप लोग को ये है कि इसमें जो ट्रांसफार्मर काम करता है वो है आपका मेन ट्रांसफार्मर जो तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। जैसा ट्रांसफार्मर हमारे, इसके लिए म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो वाइंडिंग होना जरूरी है। और तीसरी बात है कि जो कुछ ट्रांसफार्मर है वो सेल्फ इंडक्शन पे आधार पे काम करते हैं, जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। और सेल्फ इंडक्शन के आधार पे आप लोगों ने सब ट्यूबलाइट देखा होगा, ठीक है ना। ट्यूबलाइट आपका का जो चोक होता है वो एक ही वाइंडिंग होता है उसमें, ठीक है। इसलिए वो सेल्फ इंडक्शन के स्वप्रेरण के सिद्धांत से कार्य करता है, ठीक है। ये आप लोग को सभी हमने बताया है कि ट्रांसफार्मर प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जो ज्यादा जनरली जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें एक मैग्नेटिक सर्किट
बना होता है, ठीक है। इसमें दो विशिष्ट कुंडली वाइंडिंग होती है, हमने बताई दिया आपको, प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है और इसका जो कोर है वो लैमिनेटेड या पटलित कोर होता है। में इसमें प्रत्यावर्ती फ्लक्स स्थापित होता है, जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो स्थापित होता है तथा इस फ्लक्स में सेकेंडरी कुंडली से लिंकेज हो जाता है। उसमें अलग से हम लोग कनेक्शन नहीं करते हैं, ये मैग्नेटिकली लिंक होते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण प्राथमिक कुंडली में सेल्फ इंडक्शन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह फ्लक्स दोनों कुंडली में प्रत्येक वर्तन में पूर्ण रूप से संबद्ध होता है, अर्थात लिंकेज होता है। तो इसमें क्या होता है, जब लिंकेज हो जाता है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या विद्युत वाहक बल प्रत्येक क्षण टर्न्स के बिल्कुल समान होगा। इसी प्रकार से सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसे प्रत्येक क्षण में बिल्कुल समान होगा और इसमें भी आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज और उससे ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आपका डिपेंड करता है कि इसमें हमने कितना टर्न दिया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी में। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे अप्लाइड सेक्शन जो बिल्कुल इस ना ये वर्तनों जो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स तारों की जो संख्या है उस पर निर्भर करता है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में हम अगर ज्यादा टर्न डालेंगे, प्राथमिक वाइंडिंग से अधिक होगी, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ होगा वो प्राइमरी के अपेक्षा अधिक होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आइए चलते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार अपने उपयोग के आधार पर, फिर बनावट के आधार पर, फेस के आधार पर, कूलिंग के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर, वाइंडिंग के आधार पर और हमारी जरूरत के मुताबिक अलग अलग प्रकार से उपलब्ध है। अलग अलग प्रकार से उपलब्ध है एक मतलब ये है कि भाई जहाँ जैसे उसका उपयोग हो जाता है उस हिसाब से उस ट्रांसफार्मर का नाम भी दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग को बताएं कि जो रेलवे होता है, जो रेलवे लाइन होता है देखे होंगे आप लोग, उसको हम लोग ट्रैक्शन लाइन बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो ट्रैक्शन कार्य के लिए जो ट्रैक पे चलती है ना, इंजन हमारा ट्रैक पे चलता है, तो वहां पे ट्रैक्शन वर्क के लिए जो ट्रांसफार्मर प्रयोग में लिया जाता है उसको ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्योंकि रेलवे में कितने की सप्लाई चलती है आप सभी को मालूम है, उसमें 25,000 वोल्ट की सप्लाई चलती है, ठीक है। तो वहां पे हमको जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। बीच बीच में उसको सप्लाई हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो ड्रॉप ना हो करके बीच बीच में ट्रांसफार्मर दिया जाता है, ठीक है, वो हमारा नियत बना रहे। जैसे मान लो अब इसके अलावा भी हम उपयोग के जैसे आधार पे हम बता रहे हैं, तो इसको मान लो हम लोग खुले स्थान में यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग आउटडोर ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और जिसको हम अगर किसी कंपनी के अंदर या बिल्डिंग के अंदर या वर्कशॉप के अंदर हम जब उसको यूज करते हैं तो उसको हम लोग इंडोर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बनावट के आधार पे, तो बनावट के आधार पर क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सेल टाइप और दूसरा है आपका बेरी टाइप और तीसरा है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अलग अलग ट्रांसफार्मर की अलग अलग विशेषता होती है, ठीक है। और इसके बाद आप आ जाइए फेस के आधार पर, ठीक है। तो फेस के आधार पर जनरली 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो सिंगल फेस और दूसरा 3 फेस, ठीक। इसके बाद आप आइए चलते हैं कूलिंग के आधार पर। कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके कूलिंग तो ये होता है कि सबसे पहले है आपका नेचुरल कूलिंग, जो प्राकृतिक जो हमारी हवा है उसके माध्यम से हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा होते रहता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में लोड पड़ता है तो उसकी वाइंडिंग गर्म होती है, ठीक है, और गर्म होता है तो उसको ठंडा होने के लिए भी चाहिए। तो कुछ ट्रांसफार्मर जो छोटे रेंज में है
जो कम केवीए के होते हैं, जैसे 25 केवीए है, 60 केवीए है, ठीक है, 65 केवीए है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो नेचुरल कूलिंग से ट्रांसफर मतलब ठंडे होते हैं। उसके बाद आपका दूसरा है आपका ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ऑयल कूल्ड। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल भी डालते हैं, जो कि वो ठंडा रखता है। इसके अलावा जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े सब स्टेशन में रखे जाते हैं, उसमें एयर ब्लास्ट कूलिंग ठीक होता है, और दूर से उसमें वाटर फोर्स्ड कूलिंग भी होता है। वाटर फोर्स मतलब ये नहीं कि उसमें डायरेक्ट पानी डालते हैं, उसमें जैसे ऐसा सिस्टम किया जाता है कि उसमें पानी की हल्का फव्वारा पड़ते रहे, ठीक है। ये देखिए आपको बताया गया है सप्लाई के आधार पर पहला है, फिर वाइंडिंग के आधार पर, फिर ये बनावट के आधार पर, सर्विस के आधार पे, वही उपयोग या सर्विस, ठीक है। मेजरमेंट के आधार पर, मेजरमेंट मतलब अगर इसको हम मेजरिंग ट्रांसफार्मर के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि मेजरिंग ट्रांसफार्मर के आधार पे आपका है करंट ट्रांसफार्मर है, और है आपका पावर पीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी एंड पीटी। तो मेजरिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बेस्ड ऑन मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हम जो सप्लाई आती है हमारे पास, जैसे कि मान लो 220 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है या 440 की सप्लाई आ रही है, तो उसको हम तो डायरेक्ट मीटर से माप सकते हैं, छोटे मीटर से, हमारे पास जो पोर्टेबल मीटर होते हैं उसको हम माप सकते हैं। लेकिन जब सप्लाई हमारे पास 11 केवी हो जाती है या 33 केवी होती है या 66 केवी की जब सप्लाई आती है या उससे अधिक सप्लाई आती है, तो उसके लिए हमको पीटी का उपयोग करना पड़ता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक रेशियो होता है उसमें, फिर रेशियो के आधार पर उसको हम लोग बांट देते हैं, तो वो हमारा जो मीटर है उसका जो रेंज है वो कम हो जाता है। तो पीटी आपका वोल्टेज मापने के लिए हो जाता है, और उसी प्रकार से हमको क्योंकि ज्यादा करंट मापना है भाई, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 400 एम्पियर को हम लोग आराम से नॉर्मल मीटर से माप सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा करंट होता है तो उसके लिए हमको फिर सीटी प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद ये हमने आपको कूलिंग बता ही दिया है कार्य के आधार पर, ठीक है ना। जैसे जिस ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, जैसे हमने बताया कि ट्रैक्शन के आधार पर, ठीक है, और जैसे पावर को करने के, जैसे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए तो पावर ट्रांसफार्मर, और उस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम अगर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है कुछ कुछ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये आपका सिंगल फेज का ऐसा हो सकता है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ये आपका एक बूस्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। अकॉर्डिंग टू फेज यहाँ पे आपको डायग्राम के द्वारा बताया गया है, इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक। इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में और आप लोग को थोड़ा सा डिटेल बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या है, एक ही कोर में इनर कॉइल और आउटर कॉइल होती है। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर एक ही होता है, लिम्ब। तो कोर भी आपका कई प्रकार का होता है, ई टाइप, एल टाइप, आई टाइप, ठीक है। तो जिस ये इसमें एक प्राइमरी ग्रुप में और एक सेकेंडरी ग्रुप में काम करती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को ज्यादातर वोल्टेज और करंट के जो वैल्यू है उसको स्टेप डाउन करके किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्टेप डाउन करके रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट करके सीटी और पीटी पैनल कंट्रोल सप्लाई में इसका उपयोग किया जाता है। जनरली क्या है कि हमको सिंगल फेज लेना है तो स्वाभाविक है, उधर से मान लो हम इसको 440 दे रहे हैं या 11 केवी दे रहे हैं, तो हमको सिंगल फेज 220 सप्लाई चाहिए, तो उसको हम स्टेप डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए,
3 फेज ट्रांसफार्मर। और तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में 3 फेज प्राइमरी और 3 फेज सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी वाइंडिंग, उसको हम लोग 3 फेज के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है, या 3 फेज के लिए उसको वाइंड किया जाता है। और जो सेकेंडरी है उसको भी हम लोग 3 फेज के लिए करते हैं। तो इससे क्या है हमको कि अलग अलग हमको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ना यूज करके एक ही हम लोग 3 फेज की ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमको बेनिफिट ये रहता है कि समान क्षमता वाले 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जगह पे 3 फेज ट्रांसफार्मर की लागत हमारी कम रहती है। इसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है और जो आकार है उसका जो साइज है वो भी छोटा हो जाता है, ठीक है, और जगह भी कम घेरता है ये, और उस हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ये आप लोग को दिखाया गया है 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ये देखो, ये फेज आर, फेज वाई और ये बी, आर वाई बी, ये कलर कोड चलते हैं ट्रांसफार्मर में 3 फेज सप्लाई के लिए, ठीक है। ये आपका ये एक फेज है, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज, ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग। इसके बाद आपका ये स्टेप अप और स्टेप ऑटो ट्रांसफार्मर हमने आपको बताई दिया है, स्टेप अप, स्टेप डाउन और ये ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर में है, वोल्टेज की जो वैल्यू है उस वैल्यू को अप करने के लिए या बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग की जो वायर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तुलना में मोटा रहता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं वो सेकेंडरी की तुलना में क्या होता है, वो मोटा होता है, और जो वाइंडिंग के टर्न्स हैं वो सेकेंडरी की तुलना में कम रहता है, ठीक है। स्टेप डाउन, स्टेप अप में वोल्टेज की वैल्यू हमारी जरूरत के मुताबिक रहती है, ठीक है, जैसे कि 0.433 ऑब्लिक 11 केवी, 11 केवी ऑब्लिक 33 केवी। यदि हम 11 ऑब्लिक 33 का मतलब क्या है कि हम उसको 11 केवी सप्लाई देंगे तो स्टेप अप करके हमको 33 केवी सप्लाई देगी, ठीक है। इसके आधार पे जितना वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही सेकेंडरी साइड में करंट का जो वैल्यू है वो कम होगा, ठीक। इसका जो यूज है या उपयोग है ज्यादातर पावर स्टेशनों में किया जाता है, जहां हमको पावर जनरेट होता है, ठीक है। जनरेट किए हुए पावर सप्लाई को दूर तक पहुंचाना होता है तथा उसे स्टेप अप करके पहुंचाया जाता है, ठीक। इसके बाद आप आ जाइए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जहां पर हम वोल्टेज को ज्यादा से कम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर वोल्टेज की वैल्यू को कम या डाउन करने के लिए किया जाता है। हमारे पास वोल्टेज एक वैल्यू है जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार स्टेप डाउन करके उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमको 230 वोल्ट सप्लाई इनपुट में दे रहे हैं, ये प्राइमरी साइड में, ठीक। ये एसी का सिंबल होता है आप लोग को, ठीक। ये आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है। इधर हम क्या है 230 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। और मान लो हमको इधर क्या लेना है सेकेंडरी में 110 वोल्ट, ठीक। क्योंकि आप लोग देखोगे रेलवे में जो होता है जो बल्ब लगा होता है उसमें 110 वोल्ट होता है। ये वहां पर सेफ्टी पर्पज से किया जाता है, ताकि क्योंकि ज्यादा वोल्टेज अगर करेंगे तो हमको करंट लगने का खतरा रहेगा, कहीं स्पार्किंग हो गया, ठीक है। ये आपका 230 120 ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके बाद आइए चलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोर होते हैं और वाइंडिंग होता है, फिर इंसुलेशन होता है, टैंक होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है, ब्रीदर होता है, ठीक है। ये आपके कोर के बारे में। कोर का मुख्य कार्य जो होता है वो जो फ्लक्स उत्पन्न होता है या फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न जो होता है उसको मैग्नेटिक पाथ या पथ प्रोवाइड करता है, ठीक है।
जैसे करंट को चलने के लिए जो माध्यम चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमारा क्या है, वायर का होना जरूरी है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल का होना जरूरी है, ठीक है। उसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, उसके लिए हमको उसको चलने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कोर होना चाहिए, ठीक है, या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को सहायता प्रदान की। ये कोर आपको बताया था हमने, ई टाइप, एल टाइप, आई टाइप, ठीक है। इसके बाद है, इसमें दो वाइंडिंग होती है, किसी भी ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, पहला है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। यह मुख्यतः कंडक्टर होते हैं, जो सबसे अच्छा चालक एवं सस्ता हो उस चालक की वाइंडिंग की जाती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मुख्य रूप से वाइंडिंग करंट पर निर्भर करती है। प्राइमरी वाइंडिंग वह है जिसमें हम सप्लाई वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग वह है जिस पर हम लोड लगाते हैं। तो वाइंडिंग करने के लिए हम लोग जनरली कॉपर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, कॉपर वायर का, ठीक है। इसके बाद इंसुलेशन, कि जैसे कि इंसुलेटेड करते हैं ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग के एक दूसरे से ताकि शॉर्ट ना हो, ठीक है। फिर टैंक, जो हम लोग का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर वाइंडिंग को रखा जाता है। टैंक के अंदर वाइंडिंग होता है, फिर इस वाइंडिंग गर्म ना हो करके उसके अंदर हम लोग उसको, टैंक का उपयोग जनरली कूलिंग के लिए भी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं। उसके साइड में ये ट्यूब्स होता है, संवहन नालिकाएं होती है, जो कि वायु का संरक्षण करके ऑयल कूलिंग में बाहर से खोखले नालिकाएं टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जा सके, ठीक। इसके बाद इसमें टर्मिनल बॉक्स होता है। टर्मिनल बॉक्स क्या है, टर्मिनल के माध्यम से ही हम जो है तो ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। जनरली ये जो टर्मिनल होते हैं वो ब्रास के बने होते हैं, पीतल के, ठीक है, तथा इनका उपयोग प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्मिनलों या टर्मिनल बॉक्स के सिरों में लिए किया जाता है। टर्मिनल बॉक्स को टैंक के ऊपर लगाते हैं, जैसे कि हमने आपको शुरू में चित्र में दिखाया था। इसके बाद एक ब्रीदर होता है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग श्वास लेने के लिए लगाया जाता है तथा इसे हवा फिल्टर होकर अंदर प्रवेश करती है और हवा में उपस्थित नमी एवं धूल को फिल्टर करता है, ठीक। ये आप लोग को ट्रांसफार्मर का ये चित्र, ठीक है। ये आपका टैंक, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये भाग कहलाता है इसका टैंक, ठीक है। और ये आपका होता है कंजर्वेटर, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जब ये ट्रांसफार्मर के जो ऑयल गर्म हो जाता है, ये क्या है, ऑयल जो है तो ऊपर चढ़ता है, तो ये आपका ये जो ये पाइपलाइन है, ठीक है, इसके माध्यम से आपका ये कंजर्वेटर में जाता है। फिर ये ठंडा होने के बाद फिर वापस ये आपका ये पाइपलाइन दिख रहा है, यहाँ से ये चला आता है, ठीक है। अभी ये आप लोग को हम लोग अभी ट्रांसफार्मर में कूलिंग के आधार पर बता रहे थे, तो ये आपका एयर ब्लास्ट कूलिंग है, ठीक है। ये दो आपके पंखे लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन, इसको चला देते हैं तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा हो जा रहा है। और ये आपका ये जो साइड में लगा हुआ ये फिन्स, कहीं कहीं नालिका होती है, ये आपका, इसको बोलते हैं हम लोग फिन्स, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है गर्म होने के बाद ये इसमें आता है, फिर ये आपका ठंडा होकर नीचे फिर से वापस ट्रांसफार्मर टैंक में चला जाता है, ठीक। तो ये जो हमने ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग को बताया, ये आपको DH अमृतफली बुक से लिया गया है। और आप लोग चाहे तो ये HTTP इलेक्ट्रिकल इंडिया माइंड ब्लॉग पोस्ट ये से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं या इस पे आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की जो चर्चा है ये आप लोग को पसंद आया होगा, भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार होगा। और इसी के साथ आप लोग को नमस्कार, धन्यवाद।